लोग अक्सर पूछते हैं कि मर्सिडीज बेंज क्यों लॉन्च नहीं हुआ, भारत बेंज क्यों लॉन्च किया। भारत में भारत बेंज लॉन्च करने के दो कारण थे। विदेशों के बेहतरीन रोडों पे चलने वाले ट्रक भारत की जमीन पे चलने के लिए काबिल नहीं थे। भारत का रोड नेटवर्क आप सब जानते हैं। दूसरी बात, भारत के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए थे जो भारत की सड़कों के हिसाब से हों और भारत के लोगों के ज़रूरत के हिसाब से हों। इसलिए डैमलर ग्रुप ने अपने डैमलर ट्रक्स एशिया वाले सब डिवीज़न के और सब डिवीज़न बनाए और भारत बेंज बना दिया। वैसे तो भारत बेंज की पेरेंट कंपनी जर्मनी की है, फिर भी कहीं ना कहीं भारत बेंज डैमलर ट्रक एशिया की सब्सिडरी है। अब एशिया में सिर्फ जापान और इंडिया ही आते हैं, तो भारत बेंज बेसिकली एशिया की कंडीशंस के हिसाब से बनाई गई गाड़ियां हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 5428, एक 54 टन पासिंग में आने वाले ट्रैक्टर के बारे में। ये ट्रैक्टर आता तो 50 टन की पासिंग में ही है। अगर बात करें मैकेनिकल सस्पेंशन की, फिर भी इसको 5428 नाम दिया गया है। ट्रैक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता भारत बेंज 5428 ने 2021 में अपोलो सीवी अवार्ड्स में। वैसे इनकी जो जड़ें हैं वो काफी पुरानी है। जब 1954 में टाटा और मर्सिडीज बेंज के बीच में पार्टनरशिप हुआ था 40-60 का, और उस वक्त टाटा मर्सिडीज बेंज 312 मॉडल को इन्होंने भारतीय सड़कों पे पहली बार भारत में बना हुआ कोई ट्रक जमशेदपुर से निकाला था। और भारत बेंज नया और लगभग 9 साल पुराना ब्रांड है और इनको 9 साल अब भारत में हो चुके हैं। 1,10,000 से ज्यादा भारत बेंज की गाड़ियां भारतीय सड़कों पे हैं और ये मर्सिडीज एक्सर प्लेटफॉर्म को काफी ज्यादा रिसेंबल करती है। मर्सिडीज एक्ट्रॉस 4141 पे ये कहीं ना कहीं बेस्ड आउट है। और बात करेंगे आज हम 5428 हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर के बारे में। हम बात करेंगे एसी आता है, पावर विंडोज आती है, 500 mm स्लीपर बर्थ आती है, 9 mm मोटी थिक चेसिस आती है, 40 टन का पेलोड आता है। इसी के साथ साथ क्या ये चीजें जो है वो बेहतर हैं भारतीय कंडीशंस के हिसाब से? क्या ये आपका पैसा निकालने में मदद करेंगी? इसके अलावा हम बात करेंगे इसके इंजन, गियर बॉक्स के बारे में, प्राइस, EMI और डाउन पेमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। माइलेज या आपका एवरेज कितना इस घोड़े का निकल के आता है लोड के साथ में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वारंटी वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो कमल ट्रकिंग से शर्मा जी का नंबर नीचे डिस्प्ले में आ रहा है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और ये आपकी जो है मदद कर देंगे पूरे राजस्थान के आसपास से। इसके अलावा भारत बेंज का टोल फ्री नंबर भी जो है मैंने दे रखा है, ताकि अगर आप किसी और पार्ट से इंडिया से उनको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस टोल फ्री नंबर पे फोन लगा के अपनी बात इंक्वायरी कर सकते हैं। वैसे तो भारत बेंज की जितनी भी गाड़ियां हैं वो लगभग 20 साल पुराने मर्सिडीज एक्सर प्लेटफॉर्म पे बनी है और ये मर्सिडीज एक्ट्रॉस 4141 ट्रक से काफी ज्यादा शेयर भी करते हैं। यानी कि इनके जो लुक्स हैं वो मर्सिडीज एक्ट्रॉस 4141 से काफी ज्यादा मैच भी करते हैं। फिर भी भारतीय कंडीशंस के हिसाब से ये ट्रक काफी बोल्ड लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं और ये भारत बेंज का फेस लिफ्टेड केबिन भी है। और ट्रकों से अगर हम तुलना करेंगे तो इसमें ज़्यादा कंफर्ट आता है और ये बेहतर दिखते हैं। भारत बेंज की जो लाइटें आती हैं वो नीचे बम्पर में प्लेस की गई हैं। साइड में आपको DRS देखने को मिलेगा, यानी कि डे टाइम रनिंग LED साइड से बॉर्डर बनाती है, अच्छी लगती हैं। टिपर्स में भी देखी है, बहुत बढ़िया लगती हैं ये लाइट्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको डुअल या ट्विन रिफ्लेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। हैलोजन हेडलैम्प्स है नीचे की तरफ है, यहाँ पे फॉग लैम्प लगाने का प्रोविजन है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जमीन से लगभग 2 फीट की ऊंचाई पे ये रखे गए हैं, जिस कारण से बेहतर और लंबा थ्रो आता है। 500 फुट तक ये थ्रो देते हैं। तो साइड में अगर आपका स्क्रैच वगैरह हो जाए बम्पर तो उसके हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है। साइड का जो बम्पर है वो फाइबर का है। ये जो साइड वाला लाइट वाला पैनल है ये पॉलीमर का होता है, फाइबर का एक तरीके से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइड में अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से पैनल्स वगैरह फिट करे जाते हैं इस बम्पर में, 3 पैनल 4 पैनल में बम्पर होता है। उसके बाद भी बीच वाला जो एरिया है वो सेफ्टी के हिसाब से मेटल का है। यहाँ पे आप पैर रख के, फुट स्टेप रख के जो है शीशे को साफ कर सकते हैं। ये एक बढ़िया थॉटफुल टच है। उस पर ग्रिप वगैरह भी बढ़िया है, ठीक पीछे हॉर्न भी लगा होता है इसके। बाकी बिल्कुल कोने कोने में जो है लाइट्स प्लेस की गई है। हेडलाइट्स का प्लेसमेंट बिल्कुल कोने में किया गया है, जिससे कि आपकी लाइट बेहतर होती है। जमीन के नजदीक भी रखी गई है, तो जो एक मेरे हिसाब से बढ़िया चीज है। नीचे की तरफ आपका पीछे वाला बम्पर कवर करने के लिए एक और छोटा बम्पर लगा रखा है। ग्रिल की अगर हम बात करें फ्रंट में, तो ग्रिल जो है वो इतनी बढ़िया मुझे नहीं लगती है, क्योंकि ये थोड़ी क्रोम में कर सकते थे, इसको थोड़ा और फैंसी बना सकते थे। ब्लैक भी थोड़ा डार्क ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक दे सकते थे। बीच में लोगो है जो अच्छा लगता है।
इसके अलावा यहाँ पे हनी कॉम मैश टाइप का पैटर्न है। भारत बेंज की ब्रांडिंग कमाल तरीके से की गई है, जो कि बिल्कुल एकदम आजकल हम मॉडर्न ट्रक्स में देखते भी हैं। अच्छी लगती है भारत बेंज की ब्रांडिंग। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ओवरऑल गाड़ी मुझे पसंद आती है। विंडशील्ड वगैरह बढ़िया है, टिंट करती है, सोलार विंडशील्ड इसको कहते हैं, यानी कि केबिन में अंदर कम गर्मी करेगी, सूरज को डायरेक्ट अंदर नहीं आने देती है। ये एक अच्छी चीज लगती है कि केबिन इससे कहीं ना कहीं ठंडा रहता है। वाइपर्स काफी बढ़िया है, स्ट्रेट अप पैटर्न इसका लगता है, कहीं ना कहीं कारों की तरह इसको पूरा पूरा फील देने की कोशिश करी गई है, मैच कराने की कोशिश करी गई है। सामने से देखने में भारत बेंज की गाड़ी बहुत ही लाजवाब लगती है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस गाड़ी में लुक्स ही है, हम इसके बारे में बात करेंगे। साइड में आपको फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर यानी कि सामने देखने के लिए शीशा मिलता है, इससे आपकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से कितने दूर है आपको पता चलता है। इसके अलावा आपको साइड में बड़ी सी विंडो मिलेगी कंडक्टर साइड पे, और इसके अलावा आपको दिखेगा पीछे स्लीपर केबिन की भी फिक्स्ड विंडो, ऊपर हाई माउंट लैंप आपको दिखेगा, रिफ्लेक्टर 3M का टेप हमें दिख रहा है, और बढ़िया तरीके से घोड़े का डिज़ाइन है। केबिन स्पेशियस बाहर से भी लगता है, अंदर से भी है। कंडक्टर साइड के फुट स्टेप्स आप यहाँ से देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। और भारत बेंज सामने की तरफ से देखने में एक बेहद ही शानदार गाड़ी लगती है। इस गाड़ी का लुक्स जो है वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी को और अपीलिंग बनाता है, देखने में बहुत अच्छा लगाता है। अब लुक्स तो देख लिए हमने, काम के बारे में भी बात करूंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जब हम बात करते हैं ड्राइवर साइड के डोर की, ड्राइवर साइड पे भी आप जिस हिसाब से देखेंगे तो फुट स्टेप्स को बढ़िया बनाया। एक बाल्टी पानी डाल देंगे आप किसी ढाबे पे खड़े होकर तो ये साफ़ हो जाएंगे, अगर गंदी मट्टी वगैरह में भी हो गए तो। ग्रिप वगैरह इनकी बढ़िया है, स्लिप वगैरह इस पर पैर नहीं होगा। BS6 का स्टिकर यहाँ लगा गया है, 5428 की बैजिंग यहाँ पे लगी गई है, तो 5428 घोड़ा है पता चल रहा है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं। ड्राइवर डोर पे जो आपको 3M का टेप मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करी है, ज़बरदस्ती के बैज नहीं लगाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ड्राइवर डोर जो खुलता है, जिस हिसाब से जो हुक्स लगाए गए हैं, जिस हिसाब से जो हैंडल्स लगाए गए हैं डोर खोलने के, कन्वेंशनल नहीं है, थोड़े से अजीब टाइप के ऊपर से खुलते हैं। हालांकि इनकी आदत पड़ जाती है और अच्छे तरीके से काम करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा नहीं आती है। फेंडर्स वगैरह आपको पूरे ब्लैक नहीं मिलते, हल्के से ग्रे मिलते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिलता है, और ये पूरे के पूरे नीचे तक ही जाते हैं, पॉलीमर फाइबर के होते हैं, यानी अगर कुछ से कुछ टकरा वगैरह जाएगा तो उतना मुड़ जाते हैं। और एरोडायनेमिक फ्लैप आपको मिलता है, यानी कि गाड़ी की जो है हवा काटने के लिए बेहतर जो है हवा काटती है, अच्छी तरीके से काम करते हैं। दोनों शीशे आपको ड्राइवर की तरफ देखने को मिल जाएंगे, अच्छी चीज़ें हैं। ड्राइवर की विंडो भी जो है ओवरऑल बड़ी है। अब यहाँ पे आपको 1020 का टायर देखने को मिलेगा, ये 10 बोल्ट के साथ में हाफ पे बोल्टेड होता है और काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई ऐसी शिकायत आपको नहीं रहेगी। ओवरऑल ड्राइवर साइड से भी देखने में गाड़ी जो है वो अच्छी लगती है। सामने की तरफ मैंने बताया था ऊपर डीमिस्टर आता है, यानी कि आपकी गाड़ी पे शीशा पे फॉग वगैरह, कोहरा वगैरह कम जमेगा, गाड़ी का शीशा वगैरह जल्दी साफ हो जाएगा। वाइपर्स की क्वालिटी वाकई अच्छी है, वाइपर्स कमाल क्वालिटी के लगाए गए हैं और आपको क्वालिटी हर जगह फील होगी। इन पे पानी वगैरह भी आता है, मिस्ट वगैरह चला सकते हैं आप, पानी वगैरह आता है। हैंडल्स वगैरह भी जो दिए हुए हैं ताकि आपको शीशा वगैरह जब कागज़ से साफ़ करें आप तो वो आसानी से कर सकें। सीढ़ी अलग से जितनी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इमरजेंसी या वैसे नॉर्मल डेज में भी अपने हिसाब से जो है शीशे को साफ़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पीछे एड ब्लू लगाने की, तो एड ब्लू और डीजल टैंक बहुत पास पास लगाया गया है। घोड़ा है, ज़्यादा जगह नहीं है, फिर भी भारत बेंज ने कमाल का काम किया है कि 455 लीटर और 430 लीटर दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए। तो 400 लीटर से ज़्यादा की टंकी घोड़े में देना बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि घोड़े हमेशा लंबे चलते हैं। यहाँ पे आपको डीजल की टंकी में लॉक मिल जाएगा, आपकी जो की होल वाली चाबी से ही जो है खुलता है। यहाँ पे आपको सेंसर वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट 120 एम्पियर आर की बैटरियाँ देखने को मिलेंगी। ये जो है आपका स्टीयरिंग बॉक्स वगैरह लगाया गया है, बहुत ही सही जगह लगाया गया है। इंस्पेक्शन वगैरह ईजी हो जाता है, केबिन टिल्ट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना टिल्ट करे ही जो आपका काम चल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पीछे गियर बॉक्स के ऊपर भी जो एक प्लेट लगा दी है भारत बेंज ने, जिससे कि आपकी गाड़ी पे धूल मट्टी या जबरन की चीजें जो है वो नहीं जाएंगी, खुली खुली नहीं लगती है गाड़ी, वो थोड़ा लुक बढ़ाता है। स्टेपनी के बारे में हम बात करेंगे बाद में, फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ जिस हिसाब से सस्पेंशन को लगाया जाता है भारत बेंज की चैसी पे, वो बहुत ही जबरदस्त होता है। ये जो है वो लोड को बहुत लंबे एरिया पे फैला देते हैं चैसी पे, तो चैसी पे दबाव बहुत कम आता है, चैसी पे प्रेशर बहुत कम आता है। देसी भाषा में कहूँ तो मुझे लोग कहा था कि यार दो ही जो है ब्रैकेट दे रखे हैं सिर्फ डीजल टैंक पे, इतने बड़े डीजल टैंक पे 2 ब्रैकेट में कैसे होगा। फिर जब बाद में लोगों से बात करी, खुद भी जो है देखा, उनको छुआ, महसूस किया, उसके साथ काम किया, तो फिर समझ में आया कि नहीं ठीक है, नीचे की तरफ जो है मेटल का प्रोटेक्शन लगाया गया है, डीजल टैंक छिलका करेगा नहीं, और 2 ब्रैकेट इसमें सफिशियंट है। अब चूंकि 4x2 ही है, यानी कि 4 ही व्हील अप्स हैं, 2 ही एक्सल्स हैं, तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ 4 ही टायर मिलते हैं, 8 टायर नहीं मिलते। 295 90 R20 के व्हील्स यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 1020 के टायर के साथ आप इसको बिल्कुल बदल सकते हैं। 1020 और ये जो टायर साइज़ है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। अब पीछे की तरफ अगर हम लाइट्स की बात करें तो बहुत ही कमाल लगती है। हालांकि ट्रेलर पे भी एक जोड़े लाइट जो है आपको आती हैं, आप लगाएंगे,
पर फिर भी बहुत ही बढ़िया लाइट लगती है। ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर और बैक लाइट आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें भारत बेंज की चैसी की, तो ये एक बहुत ही नोट करने वाली चीज़ है कि 9 mm मोटी चैसी भारत बेंज ने दे रखी है। 288/79 mm की ये चैसी है। BS के 46 नंबर की चैसी आती है। ये हमने आइसर की बहुत सारी गाड़ियों में देखी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि घोड़े में एक मोटी चैसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी 5th व्हील कपलिंग जो है वो कहीं ना कहीं चैसी पे माउंट होती है, तो आपको जो है 9 mm मोटी चैसी की ज़रूरत पड़ती है। और ये फंक्शनल बहुत होती है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे और भी, आप जब कंटेनर लंबा बना लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें इस पर माउंट करनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया। कई बार लोग जो है बॉक्स वगैरह बनवा लेते हैं, इस पर काउंटर वेट लगवा लेते हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है चैसी को, जिस हिसाब से इन्होंने बनाया भारत बेंज ने। और ये जल्दी ख़राब होने वाली चैसी नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह करके बनाते हैं। रिविटिंग और बोल्टिंग का काम किया गया है, क्रॉस मेंबर्स पे दोनों ही चीज़ों का काम किया गया है। तो रिविटिंग और बोल्टिंग के बाद चीज़ें जो है काफ़ी बढ़िया हो जाती हैं इसके लिए। यहाँ पे आपको एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की वेल्व दिखेगी, एयर प्रेशर रिले आप कह सकते हैं दिखेगी। यहाँ पे आपको एक एयर प्रेशर टैंक दिखेगा, और हवा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पीछे वाला जो ट्रेलर भी लगाएंगे उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भी एक टैंक दिया हुआ है, यहाँ भी जो है एक टैंक दिया हुआ है, तो काफ़ी सारे टैंक आपको एयर के देखने को मिल जाएंगे इसमें। अब एयर टैंक जाता है इन ब्रेक्स में, 24/24 के जो है ब्रेक्स है, एयर चैम्बर है, यहाँ से जो है हवा बढ़ती है तो एक्चुएशन होता है। तो ब्रेक्स में जो एक्चुएशन होता है, यहाँ पे आपको ये फुट ऑपरेटेड डुअल लाइन ABS ब्रेक्स होते हैं। 410 mm का इनका डायमीटर अंदर जाएगा व्हील अप के अंदर। अगर आप देखें पीछे की तरफ बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक जो है चैसी को माउंट किया गया, ये एकदम कमाल चीज़ है। जितने लंबे पे ये लोड फैला सकते हैं उतने लंबे पे लोड फैला देते हैं। और चैसी में मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि जिस हिसाब से बोगी सस्पेंशन लगा सकते थे, कुछ और बेहतर लगा सकते थे। बाद में समझ आया इनके पट्टों की मोटाई देख के, पट्टों की क्वालिटी देख के, कि यार नहीं यार चलो इन्होंने बढ़िया काम किया, कोई ऐसे गलत सलत चीज़ नहीं लगा दी है। थोड़ा सा रिसर्च वाली चीज़ें हैं और बढ़िया तरीके से ये भी काम करती है, क्योंकि 4x2 ही घोड़ा है। अब यहाँ पे इसको अतिरिक्त स्टेबिलिटी देने के लिए मोड़ करते टाइम, बैक करते टाइम, प्लेन रोड पे एक तरफ कट लेते टाइम बहुत अच्छे से टॉर्शनल रिजिडिटी देने के लिए यहाँ पे स्टेबलाइजर बार वगैरह देखने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से V पैटर्न में लगाए गए हैं, और ये आपको घोड़े में लगाना ज़रूरी भी है। और बढ़िया तरीके से ये जो है डिफरेंशियल के दोनों तरफ से जाते हैं और चैसी को कहीं ना कहीं स्टेबल रखते हैं। पीछे की तरफ, सामने की तरफ ये भी बहुत मदद करती हैं। सस्पेंशन भी बहुत मदद करती हैं। सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन या पट्टा कमानियाँ बहुत मदद करती हैं, बहुत ही हैवी हैं। अब इसमें G131 नंबर का गियर बक्सा लगा है, पर उसके बारे में हम बात करेंगे सीधे स्टूडियो से, मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। 9 स्पीड फॉरवर्ड है और 1 स्पीड रिवर्स है, मैकेनिकल गियर बॉक्स इसमें आता है। पीछे की तरफ से देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है भारत बेंज, और 3600 mm का सिर्फ इसका जो है व्हील बेस है। बहुत ही छोटा व्हील बेस इसका एक तरीके से कह सकते हैं। बहुत लंबा घोड़ा ये नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4x2 ही है उस हिसाब से। पर कोई ऐसी शिकायत करने वाली चीज़ वो भी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हील अप्स वगैरह पे बढ़िया तरीके से जो है टायर का काम वगैरह बढ़िया किया गया है। SCR, AdBlue, DOC सब यही हो जाता है, यानी कि यूरिया का पूरा काम यही होता है। ये एक तरीके से गाड़ी का जो है साइलेंसर है। तो साइलेंसर ये, और धूल वूल ज़्यादा मिट्टी विट्टी नहीं उड़ाता है। आवाज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है रीजनरेशन के टाइम पे। RPM वगैरह आपको 1500 के आसपास सेट करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें, गर्म वगैरह बहुत हो जाता है। हाथ नहीं चलाना है इसमें, पैर नहीं चलाना है। 5th व्हील कपलिंग भारत बेंज की कमाल रही है। 5th व्हील कपलिंग कमाल रही है, तो ये भारत बेंज की है ही नहीं। भारत बेंज ने किसी तीसरे व्यक्ति से 5th व्हील कपलिंग को मंगाया है और अपने ही जो है ट्रेलरों में लगाया है। हालांकि इनमें कोई शिकायत नहीं आई है। लोगों ने 70-72 टन डालने के बाद भी मुझसे बात की है, मैंने उनसे बात करी, तो 5th व्हील कपलिंग से लेके उनको कभी कोई शिकायत नहीं। हाँ, हालांकि रेगुलर इंटरवल पे ग्रीसिंग वगैरह और छोटे मोटे मेंटेनेंस जो है वो आते रहते हैं, और काफ़ी बढ़िया तरीके से ये जो है ट्रेलर में फंस भी जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जिस हिसाब से इनका स्टेपनी वगैरह का प्लेसमेंट है, बहुत बढ़िया है। आप कभी भी रात को खोलेंगे, दिन में खोलेंगे, बहुत जल्दी खुल और लग जाती है। और क्रॉस मेंबर्स का काम रिविटिंग बोल्टिंग का बहुत ही हैवी और बढ़िया किया गया है। कोई शिकायत आप इस चीज़ से नहीं कर पाएंगे। 5th व्हील कपलिंग पीछे के एक्सल के ऊपर बिल्कुल ठीक लगाई गई है, अच्छा दिखता है। यहाँ से आपको पीछे के एयर ब्रेक्स, एयर की वगैरह वायरिंग वगैरह दिख जाएगी, लाइन वगैरह पाइपिंग वगैरह दिख जाएगी। यहाँ स्नूरकल है, जिससे कि आप गाड़ी में अंदर हवा ले सकते हैं। 2 कांच देख के आपको कहीं ना कहीं महिंद्रा के घोड़ों की याद आएगी, अशोक लेलैंड के पुराने घोड़ों की याद आएगी। तो 2 शीशे आपको पीछे की तरफ दिए जाते हैं। ऊपर की तरफ कुछ एरोडायनेमिक बनाने के लिए डिज़ाइन दिए गए हैं। तो ये डिज़ाइन कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपकी गाड़ी का हवा का प्रतिरोध रोकने के लिए। अच्छी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखाती हैं। लंबे रन में 1,00,000 किलोमीटर चलाने पे ये कम से कम कुछ पैसे का डीजल तो बचा ही देगा। सामने की तरफ आपको यहाँ पैराबोलिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। पैराबोलिक सस्पेंशन का मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हूँ, और फ़ैन इसलिए हूँ कि इनका मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा सा कम रहता है और ये अच्छे तरीके से काम करते हैं और घोड़े जैसी चीज़ में बहुत मदद करते हैं। सस्पेंशन सीट आपको मिलती है, यानी कि आप इस सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी हाइट के हिसाब से, अपने वज़न के हिसाब से उसको जो है दबाइए
उस हिसाब से आपकी सीट जो है कितनी हाइट लेनी है आपको उतनी हाइट आप रखिए और उसको जो है लॉक कर दीजिए, तो उतनी हाइट पे जो है सीट रहेगी। झटके वगैरह आपको सीट में नहीं लगेंगे, पूरा केबिन डोलते रहेगा पर आप जो है स्टेबल रहेंगे। अब मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, लोड वगैरह आपका नहीं हुआ है, तो आप सीट पे भी जो है पीछे आड़े तिरछे हो सकते हैं और सीट आगे पीछे भी जा सकती है। 6 वे एडजस्टेबल इस सीट को कहा जाता है। लंबर सपोर्ट वगैरह का भी बेहतर तरीके से ख्याल रखा गया है। थाई सपोर्ट वगैरह भी हाइट एडजस्टमेंट के कारण काफ़ी बढ़िया हो जाता है। स्टीयरिंग को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं होती है। बात करेंगे जब हम इस घोड़े के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये कमाल साइज़ का है। कमाल इसलिए क्योंकि आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बड़ा स्टीयरिंग व्हील चाहिए, और मज़ेदार इसलिए क्योंकि इसमें सॉफ्ट टच सा है, बीच में भारत बेंज का बड़ा सा लोगो आपको दिखेगा, और इसकी जो फीलिंग आती है, जो टच करने पे इसमें मज़ा आता है, वो एक अलग ही किस्म का आता है। यहाँ पे आपको एसी वेंट मिलेंगे, यहाँ पे आपको एसी है, यहाँ पे भी आपको एसी वेंट है, यहाँ पे भी आपको एसी वेंट है। अब एसी वाला मॉडल लेंगे आप तो आपको यहाँ पे एसी का पूरा पैनल दिखेगा, यानी कि यहाँ पे ठंडा और यहाँ पे जो है गर्म, यानी कि ठंडों में गर्म हवा और गर्मियों में ठंडी हवा दोनों ही आपको मिलेंगी, यानी कि HAVC इसमें जो है आता है। इसके अलावा यहाँ से आप कहाँ आपको हवा चाहिए वो ले सकते हैं। ये आपको 4 स्पीड का ब्लोअर फैन मिलता है। यहाँ ये इमरजेंसी स्टार्ट स्टॉप बटन है। ये सामने के पावर विंडो कंट्रोल, यानी कि इसको नीचे करेंगे तो विंडो नीचे और इसको ऊपर करेंगे तो विंडो जो है वो ऊपर रोल अप हो जाएगी। साथ ही साथ ये ड्राइवर साइड की विंडो के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। ये स्विच काफ़ी बढ़िया है। कनेक्टर जो है जब भी यूज़ करना है, को ड्राइवर पैसेंजर को जब भी यूज़ करना है वो यूज़ कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको बटन मिलेगी, ये आपकी इंस्ट्रूमेंट पैनल की डिस्प्ले चेंज करने की बटन है। जैसे आपको टाइम सेट करना है, ABS या फिर CPC, INS, MCM, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ये जो है यहाँ से भी जो है काफ़ी सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। ये दोनों बटन जो है इसके काम में आती हैं। अगर आपको मैकेनिकली डिफरेंशियल लॉक करना है, पीछे वाला अगर आपका थोड़ा बहुत अटक गया है, आप खराब रास्ते पर चल रहे हैं, तो मैकेनिकली पीछे वाला एक्सेल जो है वो मैकेनिकली डिफरेंशियली लॉक कर सकते हैं। मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक इसमें आता है। बाकी मैंने बताया यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह जैसी फंक्शंस मिलते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ और बटन है। यहाँ पे जो है आपको रीजनरेशन का बटन मिलता है। यहाँ पे जो है आपको हैंड ब्रेक मिलेगा। तो ये जो है हैंड ब्रेक है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ से आपको हज़ार्ड लैंप्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी कम बटन है, काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भरा है और बटन दूर दूर है। मतलब आपको जैसे हज़ार्ड लैंप्स वगैरह जितनी भी डेंजर वाली चीज़ें हैं वो यहाँ दे रखी हैं, जैसे इमरजेंसी बटन वगैरह यहाँ दे रखी हैं, AC वगैरह यहाँ दे रखा है, बाकी आपको चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, मीटर वगैरह, इन सब चीज़ों को यहाँ दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है दे रखी हैं। गेट वगैरह जो है बिल्कुल प्लेन है। डिज़ाइन ऐसा है कि आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्टर मिलता है ताकि आप रात को जब भी आप यूज़ करें, लाइट जलती है उसके अंदर बेहतरीन सी, रात को अगर आप गेट वगैरह खोलते हैं तो थोड़ी सेफ्टी के लिहाज से बढ़िया है। हुक्स वगैरह यहाँ मिलते हैं। ये जो है डोर हैंडल वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे आपको डोर पॉकेट्स मिलती हैं। बाकी कुछ भारत बेंज के मॉडल्स में ये डोर पॉकेट्स नहीं मिलती है। यहाँ पे आपकी बॉटल वगैरह इजीली आ जाएगी। काफ़ी बढ़िया बैठते हैं। सीट वगैरह सस्पेंशन मिलती है जो कि मज़ेदार है। गियर बॉक्स बहुत ही बढ़िया मिलता है। अब कितना बढ़िया मिलता है मैं आपको इसको बता देता हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए, गियर बॉक्स जो है आपको 8 स्पीड का मिलता है। 9 स्पीड का वैसे ही गियर बॉक्स हुआ। क्राउलर गियर इसमें यहाँ आता है, रिवर्स है। 8 गियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नैरो रेंज में लगते हैं। एक तो इसका जो ट्रैवल है वो बहुत लाइट है, यानी कि ट्रैवल जो है वो बहुत लाइट है। आप देख सकते हैं कि जस्ट आप पुश करेंगे तो बहुत जल्दी जो ये जो है आ जाता है। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे भी जो है आपको चीज़ें बढ़िया बढ़िया देखने को मिलती हैं, यानी कि इंसुलेशन वगैरह बढ़िया दिया गया है ताकि केबिन का टेम्परेचर बना रहे। तो डैशबोर्ड का लेआउट मुझे अच्छा लगता है। कई मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है भारत बेंज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ जो है वो स्टोरेज स्पेस है। तो ये इसके बारे में एक अच्छी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगती है भारत बेंज के बारे में, क्योंकि इस यूटिलिटी स्पेसेस का काफ़ी यूज़ किया गया है। नीचे भी डीप है। अगर कोई सामान गलती से कभी रख दें, वैसे तो विजिबिलिटी इशूज़ होते हैं, पर आपको फिर भी रख दें अगर, तो कभी कभार गिरेगा नहीं। वो सारी चीज़ें हैं। अब इस केबिन में मैं उस तरफ जाके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ और आता है। पहले तो नीचे की तरफ आप पैरों पे देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिलता है। अब यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे भी आपको फुट रेस्ट मिलते हैं, क्योंकि केबिन जो है थोड़ा सा डाउन है। अगर आप लंबे पैरों वाले हैं मेरी तरह तो ज़मीन पे भी लटका सकते हैं। बाकी अगर आप इस पे झूलते जाना चाहें तो झूल सकते हैं। सीट जो है वो एडजस्टेबल नहीं मिलती है। और यहाँ पे आपको 2 इंटीग्रेटेड फिक्स्ड हेड रेस्ट मिलते हैं। ये प्रोबेबली रिक्लाइन जो है यहाँ से होती है, मतलब ये सीट जो है आड़ी हो जाती है, गिर जाती है। सीट बेल्ट वगैरह आपको तीनों ही लोगों के लिए दिए जाते हैं। यहाँ से आपको जो है पर्दा वगैरह कंपनी ही लगा के देती है। पीछे की तरफ आप सो रहे हैं चलते ट्रेलर में भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लैंप जो है वो दोनों के लिए ही मिल जाते हैं। यहाँ से वहाँ भी जो है आपको लैंप मिल जाता है। तो ये जो है वो एक अच्छी चीज़ मुझे इसके बारे में लगती है। म्यूज़िक सिस्टम के लिए आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा यहाँ स्पीकर्स का। यहाँ पे आपको म्यूज़िक सिस्टम में देखने को मिल जाएगा। कुछ और भी चीज़ें लगानी है, जैसे कि स्विच बोर्ड वगैरह लगाना है, आप यहाँ लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आपको एक प्रॉपर एक पॉलीकार्बोनेट ट्रे वगैरह देखने को मिलती है। बढ़िया चीज़ें हैं। मैनुअल्स वगैरह रखी हुई हैं।
यहाँ कोई डैशबोर्ड वगैरह नहीं देखने को मिलता है। यहाँ जो है ग्लव बॉक्स प्लेन है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। इसके अंदर भी जो है फ्यूज़ बॉक्स वगैरह होते हैं जिनको आप डायरेक्ट नहीं खोल सकते, आपको थोड़ी बहुत उस तरह पाने लगाने पड़ेंगे, तब उसके बाद आप खोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर हैं। काफ़ी सॉर्टेड क्लीनर लगता है। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो सो सकते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत जुगाड़ बना लें, यहाँ पे थोड़ी गद्दी वद्दी अगर बना ले तो। बाकी ऐसे मोबाइल होल्डर वगैरह स्पेशली कुछ नहीं मिलता है, बस थोड़ी बहुत जगह जो है वो यहाँ मिलती है। जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड जो है कोई, यहाँ पे जो है सेंटर बोर्ड वगैरह बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया है। पीछे की तरफ आपको शानदार सीट मिलती है। पीछे की सीट की ऊंचाई भी बढ़िया है। इसके नीचे जो है बंक स्टोरेज भी है, तो यानी कि आपको जो है इसके नीचे जगह भी भरपूर मिलती है, आपको स्टॉपर्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप पीछे आपको डुअल फिक्स्ड ग्लास मिलता है। पीछे की तरफ ये जो है कवरिंग की गई है जिससे कि आपको अच्छा फील हो। अंदर भी कवरिंग की गई है, कहीं छोड़ा नहीं है भारत बेंज ने यूं ही, ताकि आपको परेशानी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है भारत बेंज के बारे में काफ़ी बढ़िया हैं, अच्छी लगती हैं मुझे भारत बेंज के बारे में। और ये वाली सीट देखिए आप, इसमें इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया, फुल साइज़ की सीट दी है, सीट में ही माउंटेड सीट बेल्ट है, यानी कि बेहद ही आला किस्म का। तो ये सीट बेल्ट आप जरूर यूज़ करें। सीट भी जो है साइड में कुशन है, बिल्कुल कार की ही तरह है, सस्पेंशन सीट है। कितनी भी लंबी दूरी पे अगर आप इस घोड़े को चलाएंगे तो आपको मेरे ख्याल से कोई थकान शिकायत नहीं होनी चाहिए, जिस हिसाब से इन्होंने केबिन बनाया है। ये फैब्रिक भी अच्छा है, वॉशेबल है, धो सकते हैं आप इसको एक टाइम के बाद, और अगर ना भी धोएं तो कोई दिक्कत नहीं है, काले रंग का है, इतना ज़्यादा नहीं है। सीट कवर वगैरह आप चाहें तो डाल लीजिए, ना चाहें तो ना डालिए, कोई ऐसी खास ज़रूरत हो सीट कवर वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सामने की तरफ भी डोर पॉकेट्स वगैरह मिलती हैं। मैंने आपको बताया लगभग ये सारी बातें हैं इस केबिन के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ स्टीयरिंग के नीचे आपको क्या मिलता है। तो ये वाइपर की सेटिंग है, 1 2 3 4 वाइपर की सेटिंग मिलती है। बाकी आपको यहाँ पे अपर डिपर जो है यहीं से मिलता है, यानी कि अगर आपको जो है लाइट देनी है, अपर और डिपर इंडिकेटर वगैरह, तो वो यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि इस तरफ इसमें जो है कुछ नहीं मिलता है। ये थोड़ी सी शॉकिंग है। तो आपको अगर इसकी आदत नहीं है तो इसकी आदत जो है डालनी पड़ेगी। साथ ही साथ एग्जॉस्ट ब्रेक वगैरह के जो है बटन्स वगैरह आपको यहाँ मिलते हैं। तो ये बटन जो है वो एग्जॉस्ट ब्रेक का है। तो अगर आपको एग्जॉस्ट ब्रेक वगैरह का यूज़ करना है तो आप इसका यूज़ कीजिए। भारत बेंज के मीटर प्लेट काफ़ी सरल होते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये दे देते हैं। हालांकि मुझे थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, थोड़ा और इसको बेहतर करना चाहिए भारत बेंज को। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख जाएगा, कितना आपकी गाड़ी माइलेज दे रही है, एवरेज कितना दे रही है वो दिख जाएगा, कितने किलोमीटर का आपका टूर हो गया, एड ब्लू कितना बचा है, डीजल कितना बचा है, बचे हुए डीजल में कितनी गाड़ी और चलेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलते रहती है। इसके अलावा दोस्तों आपको उल्टे हाथ की तरफ स्पीड दिखती है, सीधे हाथ की तरफ आरपीएम दिखता है। उल्टे हाथ पे नीचे की तरफ आपको डीजल दिखेगा और नीचे की तरफ जो ब्लू कलर से लाइट दिख रही है, नीले कलर से लाइट दिख रही है, वहाँ से आपको 4 तरीके से इंडिकेटर में एड ब्लू दिख जाता है। पढ़ने में आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, पढ़ने में आसान है। सर्विस वगैरह पे गाड़ी आती है तो वो सारी चीज़ें भी दिखा देता है। वार्निंग लाइट्स वगैरह यहाँ पे 10 बार का प्रेशर का एयर प्रेशर का प्रेशर दिखा रहा है। ऊपर की तरफ भी आपको वार्निंग लाइट्स दिखती है, पार्किंग ब्रेक वगैरह लगाए दिख जाएगा, नीचे की तरफ भी दिखती है। सारा का सारा वीडियो बनाया हुआ है बहुत डिटेल में, आप उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब हम वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिन सब चीज़ों के बारे में अब तक बात नहीं कर पाए, जैसे कि इंजन, गियरबॉक्स, माइलेज, कीमत और क्या डाउन पेमेंट वगैरह आएगा और क्या अच्छी और बुरी बात है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके इंजन के बारे में। इसमें लगा हुआ है दोस्तों OM 926 इंजन। अब OM का मतलब मैं बताता हूँ आपको। OM का मतलब होता है ऑयल मोटर। अब ये मर्सिडीज बेंज का लगभग 35 साल पुराना नोमेनक्लेचर है, उससे भी पुराना नोमेनक्लेचर है, यानी कि नाम देने की परंपरा। तो ये मर्सिडीज बेंज का इंजन है, लगभग 40 देशों में ये इंजन चल रहा है। भारत के लिए ये इंजन बेशक नया है पर 40 देशों में चल रहा है। काफ़ी कामयाब इसलिए ये BS6 में ये इंजन रहा है क्योंकि यूरो 5 नॉर्म्स को, यूरो 4 नॉर्म्स को ये बहुत लंबे वक्त से फॉलो करते आ रहा है। बहुत ही पुराना इंजन है। और कुछ बातें जो इस इंजन की बहुत खास है वो ये कि इसकी डायमेंशन बहुत कम है, यानी कि छोटा है, मतलब बहुत चौड़ा बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी फिट हो जाता है। तो केबिन बहुत ऊंचा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि इसमें जो है वो वज़न कम है, तो गाड़ी का ओवरऑल इंजन का जो है वज़न कम है ओवरऑल। फिर भी 6 सिलेंडर का होता है, टर्बोचार्जर लगा हुआ है, इंटरकूलर लगा हुआ है और इसमें 6 इंडिविजुअल फ्यूल पंप्स लगे हुए हैं। इस इंजन की जो वैसे ताकत आती है वो लगभग 326 हॉर्स पावर और 1300 न्यूटन मीटर के आसपास विदेशों में निकालते हैं। सेम डायमेंशन सेम चीज़ों के साथ भारत में जब चाहे तब अपग्रेड कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया में जो ताकत निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 1100 न्यूटन मीटर की ताकत आ रही है, 1200 से लेकर 1600 RPM के बीच में। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम लोग पावर की, तो 281 हॉर्स पावर की पावर निकालता है 2200 RPM के पास। बहुत ही बढ़िया सफिशिएंट फिगर्स है, ताकत की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और ग्रेडेबिलिटी 25% आती है। 4x2 घोड़ा, यानी कि सिर्फ 2 ही एक्सल है, 4 ही व्हील अप्स है, उसके बाद भी 25% की ग्रेडेबिलिटी आती है, कमाल की ग्रेडेबिलिटी आती है। तो
ओवरऑल आपको इसमें ताकत की कभी कमी नहीं होती, माइलेज बहुत अच्छा देता है और ये दोनों कारणों के कारण ये बिकता है। जो लोग ये दोनों चीज़ें समझ लेते हैं वो इसको खरीद लेते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि गियर बॉक्स कैसा लगा है, क्लच कैसी। देखो क्लच की बात करें तो 430 mm की ऑर्गेनिक लाइनिंग वाली क्लच लगी हुई है, मोटी है। क्लच वियर इंडिकेटर आपको दिखता है, जितनी क्लच आपकी यूज़ हो जाएगी, कितना वियर वगैरह हो रहा है वो आपको देख सकते हैं ऊपर से आप। तो क्लच बढ़िया है इसकी। गियर बॉक्स की बात करें तो G131 गियर बॉक्स लगा रखा है। 9 स्पीड का गियर बॉक्स होता है, 4 लो और 4 हाई गियर आपको मिलते हैं, एक क्राउलर गियर मिलता है। दोस्तों जो आखिरी वाला क्राउलर गियर है, अगर आप उसका गियर रेशियो सुनेंगे जो CGR है क्राउलर गियर रेशियो, अगर उसकी बात करें तो 14.57 का है, मतलब 14.57 का क्राउलर गियर रेशियो। ये कमाल का है, मतलब इसमें आपको कोई भी, अगर आप पहाड़ पे सीधा भी चढ़ा देंगे गाड़ी को तो भी गाड़ी चलते रहेगी। और अगर ट्रैक्शन बराबर पहियों पे है, पहिए स्लिप नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और पहिए स्लिप के लिए मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक दिया रखा है। ताकत के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में भारत बेंज का कोई तोड़ नहीं है, ये हम मानते हैं और जो चला रहे हैं वो मानते हैं। बाकी अगर आप जाएंगे शोरूम जाइए, आपको भी पता चलेगा कि भारत बेंज का कोई तोड़ नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस घोड़ा की कीमत क्या आती है। तो देखो देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमत होगी, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 33 लाख से लेकर 35 लाख के बीच में इसकी जो है आएगी। अब 33 लाख रुपए के आसपास अब ये घोड़ा खरीदेंगे आप, 35 लाख रुपए के आसपास घोड़ा खरीदेंगे तो इसमें AC और नॉन AC मॉडल में लगभग 1 लाख रुपए का अंतर आ जाता है। AC वाले मॉडल में आपको बॉडी कलर बम्पर वगैरह मिलते हैं, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह मिल जाती है, पावर विंडोज़ वगैरह और चीज़ें जुड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाती है, लगभग 1 लाख रुपये 80,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं इस मॉडल के। अब अगर बात कर ले दोस्तों डाउन पेमेंट की, तो मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए के आसपास डाउन पेमेंट कर दिया है और आपका 30 लाख रुपए के आसपास का लोन बचा हुआ है इंटरेस्ट मिला के, तो आपको 65,000 रुपये महीने की किस्त आएगी 5 साल के लोन पे। तो 5 साल के लोन में 65,000 रुपये की किस्त घोड़े के साथ में आएगी। टोटल 18 चक्के की गाड़ी होती है, 6 चक्के आपके ट्रेलर में होते हैं, 12 चक्के जो है आपके पीछे ट्रेलर में होते हैं, एक एयर सस्पेंशन के साथ में आपको डालना पड़ेगा। बात आती है ग्रॉस व्हीकल वेट और पे लोड की। देखो 54-28 नाम है, 54 टन लेके नहीं जाती। क्यों लेके नहीं जाती? क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा है किसी ने ऐसा ट्रेलर बनवा लिया हो कि 1.8 मीटर अपार्ट पे जेन उन्होंने जो है वो सारे एयर सस्पेंशन लगवा लिए। क्योंकि एयर सस्पेंशन हमें भी पता है, इतनी टंकियाँ तो घोड़े में भी नहीं लगा रखी है उसने कि पूरा एयर सस्पेंशन पर सारी चीज़ें काम कर पाए। बाकी ये जब 50 टन 52 टन लेके जाती है, दो जो नॉर्मल एक्सल लगाई है बोगी सस्पेंशन या सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ में आप लगा लीजिए, कमानियों के साथ में पीछे के 2 एक्सल लगा लीजिए 1.8 मीटर पर, एक जो एक्सल है वो 1.8 मीटर से दूर लिफ्ट एक्सल लगवा लो एयर सस्पेंशन के साथ में, तो आपका जो है लगभग 50-51 टन के आसपास की गाड़ी की पासिंग हो जाती है। 40 टन के आसपास का जो है इसका पे लोड निकल के आता है घोड़े वगैरह के जब ऊपर निकाले तो 40 टन के आसपास रेटेड लोड है। बाकी आपको पता है कि हम कितना लेके जाते हैं, तो डेली की कंडीशन आप रोड पे सड़क पे देख रहे हैं, हम भी सड़क पे देख रहे हैं, तो वो चीज़ है। बात आती है दोस्तों इसके माइलेज के बारे में। यार देखो माइलेज का ऐसा है कि जब राजस्थान जैसी सड़कों पे चलेगा, ज़्यादा लोड नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल चला रहा है, ड्राइवर बहुत बढ़िया है, भारत बेंज गाड़ी को समझ रहा है, ऐसा ही गियर शिफ्ट एडवाइजर का यूज़ कर रहा है, तो आपको लगभग माइलेज मिलेगा 3.5 के आसपास। अब 3.5 के आसपास माइलेज देने वाला ये एक इकलौता सा घोड़ा मेरे को लगा जो रेटेड लोड में 3.5 के आसपास माइलेज दे रहा है। इसका माइलेज भी जो है थोड़ा बहुत गिर जाता है जब आपकी सड़कें खराब आती है, जब हमारा जो है जाम वगैरह में आप फंसे रहते हो, छोटे छोटे गियर में चढ़ते हो, घाट वगैरह सेक्शन चढ़ते हो, लोड इस गाड़ी पे टेंशन पड़ता है, तो ये भी 3 के आसपास आ जाता है, बट इससे कम माइलेज नहीं आता है। इसलिए ये गाड़ी जो है बिकती है। आप सोचो ना, मैं खुद क्यों खरीदूंगा, मतलब मुझे खरीदना होगा, मेरे को अगर 50 लाख रुपए फंसाने, मेरे को 45 लाख रुपए का पूरा सेटअप है फंसाने, तो मैं क्यों फंसाऊंगा? क्योंकि मुझे टाटा से इसमें 2 पैसे ज़्यादा का मुनाफा दिखेगा तभी फंसाऊंगा, नहीं तो नहीं फंसाऊंगा। आगे बात कर रहे हैं अच्छी और बुरी बात होगी। आप ये नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शर्मा जी से, संदीप शर्मा जी से आप बात कर सकते हैं, भारत बेंज के टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं कि इस गाड़ी का क्या आपको वो लोग जो है बेहतर तरीके से आपको और चीज़ें बता देंगे। दोस्तों अगर भारत बेंज की वारंटी की बात करें तो देखो यार, ड्राइव लाइन पे 6 साल की वारंटी आती है, अनलिमिटेड किलोमीटर भारत बेंज टेक्निकली कहता है, बट अलग अलग चीज़ों पे आती है। मतलब जैसे मान लो कि म्यूजिक सिस्टम में वो कहेंगे यार 2 साल की थी या 1 साल का ही था, तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग वारंटी आती है। फिर भी जो मेन एग्रीगेट्स हैं, चैसी हो गया, हमारा ड्राइव लाइन हो गया, इन सब पे अलग अलग वारंटी आती है। फिर भी 6 साल तक टेंशन फ्री रहेंगे वारंटी के मामले में। 6 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी भारत बेंज देता है। दोस्तों अगर मेंटेनेंस की बात करें तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ भारत बेंज थोड़ा सा बदनाम है। वैसे तो इसकी टेक्निकली 1,20,000 किलोमीटर पर सर्विस होती है और सर्विस में इसका इंजन ऑयल, गियर ऑयल वगैरह चेंज होते हैं, ट्रांसमिशन ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ चेंज होती हैं। अब भारत बेंज की लोग कहते हैं कि पार्ट्स बड़े महंगे हैं, तो यार देखो बात यह है कि पार्ट्स इसलिए महंगे क्योंकि बाहर मार्केट में नहीं मिलते। बाहर मार्केट में गुजरात वगैरह या कुछ छोटी छोटी साउथ वगैरह में कुछ स्पेशल जगह पे वहाँ मिलते हैं, हर जगह आपको भारत बेंज के पार्ट्स नहीं मिलेंगे। मैं सलाह यही देता हूँ बाहर से पार्ट्स मत लगवाओ। भारत बेंज वाली गाड़ी जो इतनी ताकत लगाती है इतनी, तो वो एक ओरिजिनल पार्ट्स लगाओ। दूसरी बात, भारत बेंज ने अभी अभी 1300 से ज़्यादा पार्टों की चीज़ें कीमत कम कर दी, जैसे कि हेडलाइट हो गया, ब्रेक लाइनिंग हो गया, और हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डेली यूज़ में आती हैं, जो हमें ज़रूरत करती है बार बार लेने की, तो उनकी जो कीमत है वो भारत बेंज ने कहीं ना कहीं कम कर दी है। तो आपको शोरूम से ही लेना चाहिए।
सर्विस करानी चाहिए। बाकी यार देखो ये है कि अब BS6 वाली गाड़ी में जब से सेंसर लगे हैं, चाहे टाटा प्राइमा हो उसके भी पार्ट्स नहीं मिल रहे क्योंकि टाटा की प्राइमा सीरीज़ है। अशोक लेलैंड के भी कुछ स्पेशल मॉडल्स उन्होंने भी पूरा कॉमन कर लिया कि भाई हम 19 टन से लेकर 48 टन के गाड़ी में वही पार्ट लगा रहे हैं क्योंकि पार्ट्स मिल जाए। फिर कोरोना के बाद में जो है चीज़ें भी मुश्किल थोड़ी सी हुई हैं, तो पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, ऐसा नहीं है। आप शोरूम पे सर्विस कराइए, हो सके तो आप फ़ोन करके अपनी सर्विस वगैरह बुक कर दो। अगर कोई गाड़ी में तक दिक्कत वगैरह आ रही है, फोटो वगैरह उनको पहले भेज दो, वो थोड़े से तैयार हो जाते हैं, वो आपको बता देंगे चीज़ें कैसी। बाकी मैं भी समझता हूँ यार कि अगर किसी का एक चक्कर भी टूटता है तो लंबा लॉस होता है, क्योंकि महीने के आखिर में ड्राइवर की तकार से लेके किस्त वगैरह इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें देनी पड़ती है, तो वो एक चीज़ है। तो अब इतनी दिक्कत नहीं है भारत बेंज के साथ जितनी दिक्कत पहले थी। पार्ट्स वगैरह को लेकर पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, बशर्ते आप सर्विस सेंटर में सर्विस कराइए। सर्विस सेंटर पर ही जाइए, थोड़े बहुत पैसे 19-20 ज़्यादा लगेंगे, वो आप माइलेज में कवर कर लेंगे, परफॉर्मेंस में कवर कर लेंगे, ज़्यादा लगे हुए चक्करों में कवर कर लेंगे। तो ये एक चीज़ है दोस्तों। इसमें आपको 304 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। कारण है पीछे वाला हब रिडक्शन एक्सल, बेंजो टाइप एक्सल नहीं है, हब रिडक्शन एक्सल है। हब रिडक्शन एक्सल जो रहता है वो नीचे से फ्लैट रहता है, इस कारण से जो है आपको काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब दोस्तों कुछ बातें जो मुझे भारत बेंज के बारे में अच्छी नहीं लगती है, मुझे लगता है कि जो इंप्रूव करनी चाहिए वो ये है कि देखो कोई मल्टी मोड फ्यूल इकोनॉमी मोड नहीं दिया गया, चाहे महिंद्रा हो, चाहे टाटा हो, चाहे अशोक लेलैंड भी हो, सभी में हमें मल्टी मोड फ्यूल इकोनॉमी मोड मिलता है। मल्टी मोड का मतलब भाई खाली जल रहा है तो उस हिसाब से आरपीएम कम चलेंगे, पावर वगैरह चाहिए तो आरपीएम वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो एक चीज़ है। भारत बेंज में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हालांकि ड्राइवर को उलझाने वाली चीज़ रहती है, फिर भी वो एक तरीके से फ्यूल कोचिंग हो जाती है, वो भारत बेंज में नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हिल स्टार्ट असिस्ट नहीं है। हिल स्टार्ट मतलब जब आप गाड़ी को हिल पे शुरू करते हैं तो गाड़ी जो है थोड़ी सी रोल बैक हो जाती है, वो एक चीज़ भारत बेंज ने मिस आउट कर दिया। सेफ्टी फीचर्स मानता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मुझे इंस्ट्रूमेंट पैनल का डिज़ाइन जो अंदर वाली डिस्प्ले उसका नहीं लगता, वो अंदर वाली डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल है, वो उतनी बढ़िया नहीं है, ड्राइवर भाइयों के लिए भी उतनी ज़्यादा सही सहूलियत वाली नहीं है। उसको थोड़ा और सरल होना चाहिए और थोड़ा और बेहतर ग्राफिक उसके हो सकते हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है। अब हमने बात किया था मेंटेनेंस के टाइम पे, तो सर्विस सेंटर ओवर चार्ज करते हैं या सर्विस सेंटर पे ज़्यादा भीड़ होती है, तो देखो यार भीड़ तो होती है क्योंकि 1,10,000 गाड़ियाँ बेच दी हैं, वो कहीं ना कहीं सर्विस भी होंगी, सर्विस सेंटर उतने नहीं है, कम है, तो भीड़ के लिए आप पहले से फ़ोन वोन लगा के शेड्यूल अपॉइंटमेंट ले लो तो सही रहेगा। बाकी आपको ओवर चार्ज वगैरह की दिक्कत यार देखो वो तो बंदे बंदे पर रहता है कि कोई उसको कैसे लेता है, कोई कैसे लेता है। बाहर आप सर्विस कराओगे तो थोड़ी सस्ती पड़ती है, पर बाहर में कराने की सलाह देते ही नहीं हूँ। बाहर आप सर्विस कराओगे तो भारत बेंज से कभी खुश नहीं रह सकते आप, ये मेरे शब्द हैं, आप चाहे तो नोट कर ले, वीडियो है आपके सामने, आप बता दीजिए जिसको बताना है। अंदर सर्विस कराइए, सर्विस सेंटर में, ऑथोराइज सर्विस सेंटर में, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। मुझे लगता है भारत बेंज ड्राइवर ट्रेनिंग देनी चाहिए थोड़ी सी कि भारत बेंज की गाड़ियों को कैसा चलाना चाहिए। मेरे को थोड़ी गाड़ी एडवांस लगती है, कब कौन से बैंड में रखूँ, कब कौन से आरपीएम में रखूँ, क्राउलर गियर वगैरह कब लगाऊँ। ड्राइवर खुद से सीखता है, ड्राइवर को बताना चाहिए कि एसी से कितना फर्क पड़ रहा है माइलेज पे, कैसे क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो एक वो नहीं चाहिए, उनका जो ट्रको कनेक्ट है जिसके तो कहते हैं जीपीएस वगैरह कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें वो थोड़ा सा लैग है, उसकी एप्लीकेशन को और बेहतर बनाना चाहिए। वो उतना मुझे मज़ा नहीं आता है उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये थोड़ा और जो है बेहतर हो सकता है, ट्रको कनेक्ट को और अच्छा किया जा सकता है। मेरे को पर्सनली लगता है वो अभी उतना फ्लूइड नहीं है, उतना मज़ेदार नहीं है, जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह उससे इतनी बढ़िया नहीं है। बाकी अब सभी गाड़ियों में बहुत सारे सेंसर आ रहे हैं, तो भाई बिना लैपटॉप के काम ही नहीं चलता। गाड़ी ज़रा सी दिक्कत आ जाए तो लोकल मैकेनिक कुछ कर नहीं सकता, वो एक दिक्कत तो है। इसमें क्या सभी गाड़ियों में दिक्कत है कि वो एक चीज़ है, लैपटॉप वगैरह लग के जो चीज़ें ठीक होती हैं। बाकी दोस्तों रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस वगैरह आप ट्रेलर वगैरह में लगवा लें तो बढ़िया चीज़ है, वो थोड़ा सेफ्टी एनहेंस कर देगा, बैक वैक करने में थोड़ी सी बेहतर आती है। और ये 4x2 जो गाड़ियाँ होती हैं, मतलब इसमें जो एक और नहीं है, उस कारण से क्या होता है कई बार मट्टी में चले जाएगी, स्लड्स में चले जाएगी, तो थोड़ी भी अगर रोड वोड खराब है, बैक वैक करना है ना आपको, तो वो एक एक्सल पीछे वाले ताकत लगाता है घोड़े में, फिर वो चीज़ घोड़े में सक्सेसफुल नहीं रहती। अगर एक ही एक्सल ताकत लगा रहा है ना तो वो चीज़ आपको थोड़ी दिक्कत देगी। अगर आप इसको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग में ले जा रहे हैं, बालू गिट्टी में नहीं होता, कभी कभी बारिश हो जाती है, ज़मीन जो है वैसी हो जाती है, तो उसमें दिक्कत आएगी। आपको ऑपरेटर बताएगा, ड्राइवर बताएगा आपको कि भाई यहाँ दिक्कत है, तो वो कोई भी 4x गाड़ी लेंगे जी सरफेस मूवमेंट के लिए बढ़िया है। कार को ले जाना है, ई कॉमर्स ले जाना है, बल्क में ट्रैक्टर वगैरह लेके जाने हैं, अंदर पीछे कारें वगैरह लेके जानी है, या कुछ भी लाइट वेट पार्सल जो रहते हैं, जो ओवर डायमेंशनल कार्गो वगैरह लेके जाना है, सरफेस मूवमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे। और आखिरी चीज़ जो इस गाड़ी के बारे में बेहतर नहीं है वो है इसकी रीसेल वैल्यू। हाँ भाई, टाटा जितनी रीसेल वैल्यू नहीं आती है इस गाड़ी की, महिंद्रा से ज़्यादा आती है और टाटा से कम आती है, तो भारत बेंज बीच में झूलता है। रीसेल वैल्यू उतनी बढ़िया नहीं है इन गाड़ियों की। अब कुछ बातें वो जो मुझे इस गाड़ी के बारे में काफ़ी पसंद है, वो ये है कि इनका जो कंफर्ट है, जो एक्स्ट्रा ट्रिप्स लगा सकती है, वो बहुत बेहतरीन है। बाकी गाड़ियाँ आप दिन में 500 चला रहे हो तो उसको आप 550 चलाओगे, वो एक कमाल की चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्योंकि ये 6x4 नहीं है, मतलब एक पूरा एक्सल बच जाता है तो उस एक्सल के 4 टायर बच जाते हैं, डिफरेंशियल में ऑयल बच जाता है आपका, ऑयल वगैरह नहीं आपको डलवाना पड़ेगा, उसका पूरा मेंटेनेंस बच जाता है, पूरी की पूरी चीज़ बच जाती है, तो वो एक थोड़ा सा अच्छा है कि ये जो गाड़ियाँ जो है थोड़ी बेहतर मेंटेनेंस वाली होती हैं।
अब कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कार लाइक फीचर दे दिया भाई, पावर विंडो दे दिया, एसी दे दिया, वेंटिलेशन, हीटिंग वेंटिलेशन भी दिया हुआ है, मतलब गर्म हवा भी चला सकते हो, ठंडा भी चला सकते हो, पावर विंडोज़ है, म्यूजिक सिस्टम दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो सेंट्रल लॉकिंग दे रखी है, सस्पेंशन सीट दे रखी है, वो चीज़ है। डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, एयरोडायनेमिक जो ड्रैग है, जो हवा है वो अच्छे से कटती है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। हवा वगैरह का जो कटाव है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। हवा वगैरह जिससे आपसे काट देती है गाड़ी, तो माइलेज में उसमें बेहतर होता है। मान लो 1 लाख किलोमीटर आप चलाओगे, अच्छी हवा का कटाव हो रहा है, बेटर हो रहा है, तो 1 लाख किलोमीटर चलाने में हो सकता है 20-25 हज़ार रुपये आप डीजल पे सेव कर लो और आपको पता ही ना चले, तो वो एक चीज़ बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों सेफ्टी अच्छी लगती है। कंपनी का केबिन है, भारत बेंज का केबिन काफ़ी मजबूत होता है, और हमने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे हैं जहाँ पे और ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, कि बहुत तरीके से कई बार गाड़ी रोल ओवर भी हो गई है। तो बहुत अच्छा मजबूत वाला जो है केबिन है, और केबिन मजबूत होने के साथ साथ लाइट वेट है, मतलब लाइट वेट मतलब वजन बहुत कम है। जो जो सिलेक्शन किया है मटेरियल का वो बहुत बढ़िया, इंजीनियरिंग जो है वो बहुत बढ़िया, डैशबोर्ड का डिज़ाइन वगैरह अच्छा लगता है। मैंने बताया था जैसे केबिन जब मैं अंदर बता रहा था आपको तब। इसके अलावा दोस्तों सोलर विंडशील्ड आती है, यानी कि अब विंडशील्ड मैंने बताया था कम गर्म होती है। टिल टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है, आगे पीछे आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो, वो एक चीज़ है। तो एबीएस ब्रेक्स आते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाले ब्रेक आते हैं, वेट सर्फेसेज वगैरह पे आपको काफ़ी मदद देंगे। साथ ही साथ मैं कहता हूँ आप अगर ट्रेलर बनवा रहे हैं, जिससे भी ट्रेलर बनवाए उसको कहें भैया आप वैपको के एयर ब्रेक्स लगा दो, वैपको के एबीएस वाले एयर ब्रेक्स लगवा लेना, या हो सके तो 24x24 वाले लगवा लो, 20 वाले मत लगवाओ, तो वो आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब आपकी गाड़ी जो है थोड़ी सी लंबी चलेगी। हालांकि इसमें इंजन ब्रेक्स आते हैं, एग्जॉस्ट ब्रेक, इंजन ब्रेक दोनों ही यहाँ देखने को मिलते हैं। बटरफ्लाई वेल्व वगैरह लगा हुआ है अंदर इंजन में, तो वो भी चीज़ है। मतलब इंजन कंट्रोलर बहुत अच्छे से काम करता है, एसी के बटन के बाजू में उसका बटन दे रखा है, बहुत मज़ा आता है उसमें भी। ये सारी बातें हैं जो अच्छी हैं भारत बेंज के बारे में। बाकी इसमें माइलेज वगैरह भी मुझे अच्छा लगता है, वो एक चीज़ है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी मेरी भारत बेंज 5428 के बारे में। माफ़ करिएगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर सारी डिटेल्स बताने में थोड़ा टाइम लग गया। एक और वीडियो में लेके आऊँगा जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मुझे गाड़ी मिलेगी। हो सकता है भारत बेंज से रिक्वेस्ट है आप एक बार गाड़ी दे दीजिए 4-5 दिन के लिए, थोड़ा बहुत चला के लंबा वीडियो बना दें, छोटे-छोटे 4-5 वीडियो बनाने लोगों की मदद हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक प्लीज़ करिए, व्हाट्सअप स्टेटस पे शेयर कर दीजिए, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि और भी लोग देख पाएंगे कि भारत बेंज की गाड़ियाँ कैसी हैं कैसी नहीं है। तो ये था मेरा पूरा रिव्यू 5428 के बारे में। मैं जल्दी ही बाकी सारी गाड़ियों का रिव्यू भी लेके आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए, और ट्रैफिक पुलिस में से जबरन मत झगड़िए। मिलता हूँ आपसे बेहद जल्द ऐसे ही